पिछले अध्याय में, पिछले क्लास में मैं आधुनिक भारत के सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे और उसमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम उस अध्याय के पहला चैप्टर यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन के बारे में बात करेंगे। उनमें मैंने 4 कंपनियों के बारे में बात किया था और उसमें पहली कंपनी थी पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था एस्टाडो दा इंडिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहली यूरोपीय कंपनी थी जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। याद रहेगा, पहली यूरोपीय कंपनी कौन थी? पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत व्यापार करने के लिए आई थी। और इसमें एक हमेशा प्रश्न आता है कि सबसे अंत में यूरोप से जाने वाली जो कंपनी थी, यूरोपीय कंपनी, तो वह कौन थी? तो वह भी पुर्तगाली थी। सबसे बाद में भारत छोड़कर या भारत से जिसको भगाया गया वह थी पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अंतिम केंद्र गोवा, जो इसका मुख्यालय भी भारत में रहा था, 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को भारत का हिस्सा बनाया गया। तो आपको याद ही हो गया होगा कि भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी और भारत से सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कंपनी भी पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी। पुर्तगाली जो भारत में सबसे पहला पुर्तगाली आया उसका नाम था वास्को डी गामा, जो 3 बार भारत की यात्रा किया, 1498, 1502 और 1524। जब वास्को डी गामा भारत आया तो मैंने पिछले क्लास में जब हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे थे तो मैंने बात किया था कि यहाँ से जो वह व्यापार मसाले लेकर गया उससे उसको 60 गुना ज़्यादा फायदा हुआ और वह पुनः 1502 और 1524 में भारत की यात्रा पर आया था। वह उसकी मृत्यु भी कोचिन में हुई थी, भारत में हुई थी, लेकिन उसको बाद में ले जाकर लिस्बन में, जो पुर्तगाल की राजधानी भी है, उसे दफनाया गया। भारत में दूसरा जो पुर्तगालीज आया उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जो 1500 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। धीरे धीरे पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन भारत में होने लगा। उसके बाद भारत में स्थायी फैक्ट्री, मतलब गोदाम बनाने की बात की जाने लगी और पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री बनाया 1503 ईस्वी में कोचिन में। कोचिन का नाम सुना ही होगा, अपने केरल में है। और उसके बाद दूसरी फैक्ट्री बनाई कन्नूर में और उसके बाद भारत के कई हिस्सों में उसने अपने फैक्ट्रियों की स्थापना किया, जिसमें गोवा, दमन, दीव, हुगली, सालसेट, बेसी जैसे कई क्षेत्र जो थे वह वहाँ पे फैक्ट्रियों का स्थापना किया। हालांकि सालसेट और बेसिन को 1739 में पुर्तगालियों से मराठों ने छीन लिया था। जब भारत में पुर्तगालियों की गतिविधियाँ बढ़ती गई तो उसके संचालन के लिए भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की आवश्यकता हुई और भारत में ऐसा पहला पुर्तगाली गवर्नर बना फ्रांसिस्को द अल्मेडा। नाम याद रहेगा, कौन? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। यह हमेशा एग्जाम में आता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो नाम याद रखना है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फिर से बोलो, फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, जिसने पुर्तगालियों की सत्ता को एक मजबूत आधार देने का काम किया। इसने हिंद महासागर के व्यापार पर, हिंद महासागर के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए एक नई नीति अपनाई, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने अपनाया, जिसका उद्देश्य था कि हिंद महासागर में होने वाली व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। उसके बाद भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया, जिसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क की कार्यों ने भारत में पुर्तगाली सत्ता को एक वास्तविक आधार दिया। इसलिए कभी कभी तो यह भी कहा जाता है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? सीधा संसद अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका जो
पीरियड था वह 1509 से 1515 तक रहा था। अल्फांसो द अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में भारत आया था एक स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में। यह भारत में आया था और भारत को अच्छी तरह से समझता था। इसे जब भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया तब इसने अपनी मतलब पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने के लिए इसने काज करना शुरू कर दिया और इसने उस जमूरिन को, उस शासक को जिसने पुर्तगालियों को सबसे पहले शरण दिया था, उसके महल को भी लूटने में गुरेज नहीं किया। 1510 में उसके महल को ही लूट लिया। उसके बाद इसने पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। आप समझ सकते हो, छोटा पुर्तगाली जो उतनी दूर से आया, भारत के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और इसका प्रतिरोध भारतीय नहीं कर सके, क्योंकि भारतीय में उतना एकता नहीं थी, उतनी कूटनीतिकता नहीं थी और परिणाम यह हुआ कि गोवा को भी बीजापुर के शासक से छीन लिया गया और कालांतर के वर्षों में गोवा ही पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनी। उस समय जब नुन्हो दी कुन्हा, लगभग 1530 ईस्वी के आसपास घटना है, नुन्हो दी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर था, तब 1510 ईस्वी में गोवा को भारत में पुर्तगाली सत्ता का केंद्र बनाया गया। और जैसा मैंने अभी बताया कि गोवा पर कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार 1961 तक बना रहा। और मैंने अभी बताया था कि ऑपरेशन विजय के तहत भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से छीना था, वहाँ से उसको भगाया था और गोवा, दमन और दीव जो इसका हिस्सा था, इसके जिले थे, उस पर भारत का कब्जा हो गया था। अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहित किया, यानी भारत में ईसाइयों की संख्या को बढ़ाने के लिए उसने यहाँ के धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाने से गुरेज नहीं किया और भारतीय महिलाओं से विवाह कर ईसाइयों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास इसने किया। इसकी धार्मिक कट्टरता की नीति का ही परिणाम था कि पुर्तगालियों के प्रति आक्रोश भारतीयों में धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू हुआ। और जब इसने हुगली में जो अपना केंद्र बनाया था, उसका भी उद्देश्य क्या था? वह उद्देश्य था कि जो बंगाल की खाड़ी में जो व्यापार हो रहे थे, उन जहाज़ों को जो व्यापार के काम में लगे हुए थे, उन जहाज़ों को लूटकर वह हुगली के अपने केंद्र में छिप जाया करते थे। तो परिणाम यह हुआ कि उसने 1632 की घटना है, जब मुगल शासक शाहजहां था, तब उसने हुगली पर आक्रमण किया और इसके केंद्र को छीन लिया। पुर्तगालियों ने अकबर के दरबार में 1580 में पहला स्थायी मिशनरीज को भेजा। उसके बाद धीरे धीरे अन्य यूरोपीय कंपनी का जब भारत आगमन हुआ, जिसमें डच थे, ब्रिटिश था, तो धीरे धीरे पुर्तगालियों का भारत में प्रभाव सिमटता चला गया और अंततः पुर्तगालियों का प्रभाव भारत में कुछ सीमित क्षेत्रों में सिमट कर रह गया और अन्य यूरोपीय कंपनी धीरे धीरे इनके केंद्रों पर अपना अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने भारत में क्या दिया, क्या उसकी उपलब्धि रही या उसको याद किया जाए, तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गोवा में। तो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू खेती की शुरुआत किया, आलू जो हम सबका प्रिय भोजन है उसकी शुरुआत करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। लाल मिर्च का उत्पादन करने की शुरुआत पुर्तगालियों को दिया जाता है। पुर्तगालियों ने यह दिखा दिया कि जल यानी महासागरों पर नियंत्रण करके किस तरह से लाभ कमाया जा सकता है। आज भी आप देख रहे होंगे किस तरह दक्षिण चीन सागर पर अधिकार को लेकर अमेरिका और चाइना एवं अन्य देश जो उसके आसपास के कंट्रीज है उस पर एक विवाद चल रहा है। क्यों विवाद? इसीलिए कि उस पर जिसका नियंत्रण होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। और आप इसमें कर में या जोड़ कर देख सकते हो कि किस तरह पुर्तगालियों ने भी जलीय मार्ग पर अपना नियंत्रण को कायम करके अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया और एक नई सिस्टम निकाला, कॉर्टेज प्रणाली। या कॉर्टेज प्रणाली क्या होती है? मतलब परमिट, जिसका परमिट या देगा जो पैसे लेकर देता था, तो परमिट जिसके पास रहेगा वही व्यापार कर सकता है, अन्यथा उसके जहाज को उसके लोग जो थे, उसके सैनिक जो थे, वह लूट लिया करते थे। तो कॉर्टेज प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। अब जानते होंगे जब अकबर भी इनसे हिंद महासागर क्षेत्रों से व्यापार करता था तो उसको भी कॉर्टेज यानी परमिट लेना पड़ता था। इसने भारत में ईसाई धर्म का भी प्रचार किया। तो पुर्तगाली भारत में जो थे वह काफ़ी दिनों तक बने रहे और उसके बाद दूसरी जो
कंपनी थी वह थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी।